नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार आप सभी के लिए एक और नया बड़ा अपडेट है। और अब अपडेट नहीं, आप ये कह लीजिए आप सभी के लिए जॉब है, जिसको इस पूरा वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर हुआ ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने पूरे पूरे राज्य भर उड़ीसा के अंदर यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाल दी है। यानी जिसका वेट कर रहे थे लोग, सीजीएल का, जैसे कि आप जानते हैं एसएससी सीजीएल होता है, स्टेट के भी अलग अलग सीजीएल होते हैं। मतलब स्टेट राज्य स्तर पर भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसियां होती हैं, रिक्रूटमेंट भी होती है। उन्हीं में से एक ओएसएससी यानी उड़ीसा के राज्य के लिए यहाँ पर नई जॉब निकल चुकी है, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भारत में कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप इस जॉब पर अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि भारत से, तो इसका मतलब ये दूसरे कंट्री के लोगों के लिए तो ये जॉब है ही नहीं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आप बाई चांस इस वीडियो को दूसरे कंट्री से देख रहे हैं, बाई चांस इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम अनदर कंट्री एक्सेप्शन इंडिया, I recommended you to forward this video and share this video to Indian citizens and Indian people, those who required this job। मतलब मैं आपको कहूँगा, अगर आपके लिए वीडियो काम का नहीं है तो आप उन लोगों तक पहुँचाएं जिसको इस जॉब की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इंडिया कंट्री में गवर्नमेंट जॉब मिलना, आप ये समझ लीजिए कि लोगों को कितनी मेहनत लग जाती है गवर्नमेंट जॉब लेने में। और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा, यहाँ पर उड़ीसा राज्य के गवर्नमेंट ने आपकी उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर आपकी यहाँ पर सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी निकाली। अब देखिए, इसको बोला, अब इसमें नाम में क्लियर हो जाता है। जैसे आप सोचेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेजुएशन करे हुए लोगों को लेंगे हम। अब ऐसा भी नहीं बोलते हम कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रेजुएशन की डिग्री को ले रहे हैं। हम अलग अलग फील्ड से उठाते हैं यहाँ पर। किसी कोई अकाउंट की पोस्ट होती है, कोई अलग अलग पोस्टें होती हैं आपकी, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसीलिए बोला गया कंबाइंड ग्रेजुएट, मतलब कि अलग अलग ग्रेजुएशन करे हुए लोगों को हम लेंगे, यहाँ पर रिक्रूटमेंट कराएंगे। इसीलिए बोल दिया कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है, इसीलिए इसको सीजीएल कहा जाता है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली कि यहाँ पर उड़ीसा राज्य की गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो आपकी रिक्रूटमेंट निकाली है, वो अलग अलग पोस्टों पर रहेगी, जिसको मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से पोस्ट हैं और उन पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, सारा आपको क्लियर करूंगा। और दूसरा ये आपको बताना चाहूँगा, इसमें मैं एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, वर्क, कब से कब तक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, और सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या क्या होने वाला है, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, क्या मार्किंग स्कीम होगी, और फाइनली आप कैसे सिलेक्ट हो रहे होंगे जॉब के लिए। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं इसका नाम सीजीएल का, जैसे आप जानते हैं कि हर साल होता है ये सब ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है, हर साल होता है सीजीएल। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल पे नहीं होते, सिर्फ कंट्री लेवल पर हो रहे हैं, सेंट्रल लेवल पर हो रहे हैं, या फिर सिर्फ स्टेट लेवल पर हो रहे हैं। दोनों ही लेवल पर होते हैं और हर साल होते हैं। उसमें से ही इस बार का जो आपका ओएसएससी के द्वारा सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका रिक्रूटमेंट आ चुका है, जो कि 495 वैकेंसियाँ हैं टोटल। अगर बात करूँ तो 495 वैकेंसीज आर देयर फॉर द सीजीएल रिक्रूटमेंट इन उड़ीसा स्टेट। तो आप क्लियरली समझ रहे हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक चीज़ें। सबसे पहले ये आप देखेंगे तो ये ओडिशा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, और ओडिशा गवर्नमेंट में भी उनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उड़ीसा राज्य भर के लिए, वो ये बनाया गया है। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं हम। इस नोटिफिकेशन को कब रिलीज़ करा गया है, तो इस नोटिफिकेशन को 7 अक्टूबर को रिलीज़ करा है। आप देख लीजिए यहाँ पे 7 अक्टूबर को रिलीज़ करा। और इसमें आप अगर देखेंगे तो दो नोटिस हैं। एक तो आपका फॉर्म भरने के लिए इनवाइट करना, यानी कि आपको न्योता देना। दूसरा यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि पूरा चर्चित, यानी कि पूरा अच्छे से बता देना एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस और सैलरी, वर्क और एक एक चीज़ इस जॉब की।
तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। रही बात फॉर्म के लिंक की, तो फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा आज शाम तक, जिसको आपको जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो वीडियो के नीचे वो प्रदान कर दिया जाएगा, वो आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर नोटिस पे। सबसे पहला नोटिस आपका आया था ओडिशा स्टेट का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उनकी तरफ से, जो भुवनेश्वर में है। अब देखिए भुवनेश्वर जगह है उड़ीसा राज्य में, आप जानते होंगे, आप उड़ीसा से देख रहे हैं तो उड़ीसा में भुवनेश्वर जगह पर आपका एसएससी का मेन हेड ऑफिस है आपके स्टेट का। अगर बात करूं यहाँ पे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप बी और ग्रुप सी, अगर आप बात करें यहाँ पर तो ये सीजीएल जो है यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट हो रही है यहाँ पे सीजीएल में। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट सर्विसेज अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, मतलब कि सरकारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग ऑफिस हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के, उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट करा रही है सरकार। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 495 वैकेंसीज हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो बोला क्या गया है, इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न दैट द ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आप इसका, और ये 495 यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी ग्रेजुएट लेवल की। मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, अगर आप 10वीं 12वीं पास है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप डिग्री होल्डर हैं, आपके पास अगर एक ग्रेजुएशन का डिग्री है बैचलर में, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकेंगे, जिसको मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करूँगा अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। अब इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉर्म के डेट्स आपके इस तरीके से रहेंगे। आप आज से लेकर इस फॉर्म को भरेंगे और ये 11 नवंबर तक फॉर्म भरेंगे। रही बात अगर सबमिट करने की फॉर्म की तो सेम डेट रहेगी, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म के सबमिट की सेम डेट है। अब मैं आपको बता देता हूँ एडिटिंग की। एडिटिंग मतलब जैसे मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं और आपसे गलती से कोई चूक हो जाती है फॉर्म भरते में। मान लीजिए आपने फॉर्म भरते में अपना नाम ही गलत फिल कर दिया और वो सबमिट हो गया फॉर्म आपका। मान लीजिए आपने अपना ईमेल आईडी गलत दे दिया, मोबाइल नंबर गलत दे दिया, एड्रेस गलत दे दिया, या कुछ ऐसी जानकारियां गलत दे दी, वो चेंज हो सकती हैं क्या? मान लीजिए अभी तो फॉर्म चालू ही होंगे, फिर भी बताने के बाद भी हो जाती है गलतियां दोस्तों, क्योंकि ह्यूमन एरर है कि आपके ह्यूमन एरर की वजह से हो जाती हैं। तो मैं इसमें सिंपल ये कहूँगा, तो इस वजह से जो ये रिक्रूटमेंट करा रहे हैं वो लोग भी ह्यूमन ही हैं, इस वजह से आपको एडिटिंग का फैसिलिटी दिया जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें आपका फॉर्म क्लोज होते ही एडिटिंग का समय रहेगा आपका 3 दिन का, यानी कि 15, 16 और 17 नवंबर को 3 दिन के पूरे, यानी कि 72 आवर्स आपको दिए जाएंगे इसमें आपका एडिट करने के लिए फॉर्म में। और इसमें भी आपको जो चीज़ें एडिट करने को बोली जाएंगी सिर्फ उसी में आप एडिट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में ही आपको दिखेगा कि आप किस चीज़ में एडिट कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन मैंने बता दिया है, ऑनलाइन आप भरेंगे, लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, वीडियो के नीचे आप देखेंगे, उस लिंक को देख पा रहे होंगे, जिससे आपको इस पर अप्लाई करना है। द कैंडिडेट मे गो थ्रो द डिटेल। अब देखिए, अब इसके आगे हम डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो फॉर्म के डेट्स का हो गया। अब चलते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन पे। ये आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं डेट्स को मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। एप्लीकेशन इनवाइट करी जा रही है, ऑनलाइन में आप अप्लाई करिए इस रिक्रूटमेंट पे। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले आप देखिए ऑडिटर की जो पोस्ट है, तो ऑडिटर की जो पोस्ट रहेगी आपकी, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट की बता देता हूँ, या फिर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, या इन विच वैकेंसीज एग्जिस्ट फॉर दिस रिक्रूटमेंट, मतलब कि किस डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर आप ऑडिटर की वैकेंसी पे अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आप फॉर्म में ऑडिटर पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आपका यहाँ पर एक तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर उड़ीसा के अंदर रहेगा, जो कटक के अंदर है। ये कटक जो है वो उड़ीसा के अंदर जगह है, वहाँ के लिए रहेगा। दूसरा, ऑडिटर की वैकेंसी एक आपकी डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में रहेगा, ये आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रहेगा स्टेट का, उड़ीसा राज्य का। दूसरा, यहाँ पे सेम ऑडिटर की वैकेंसी जो है यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट और उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर है। देखिए यहाँ पे क्लियर करा है उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर रहेगा। ये आपका अलग से जो है डिस्ट्रिक्ट क्लियर इसलिए किया जाता है, या सिटी कह लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि आपकी जो जॉब लगेगी वो स्टेट के अंदर कहाँ लगेगी, जिससे कि आप पूरे आपके राज्य भर में ढूंढते ना रहें इस चीज़ को। दूसरा, यहाँ पे ऑडिटर CAA रहेगा, और इसमें आपका देखेंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहेगी ये वैकेंसी।
ऑडिटर की है सेम दोबारा, ये डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज के अंदर रहेगी ये सारे ही आपके सरकारी डिपार्टमेंट है दोस्तों। और वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका जो ऑडिटर का रेवेन्यू बोर्ड में है वो 35 वैकेंसी हैं। 35 में से 5 डायरेक्ट महिलाओं को जाएंगी, आउट ऑफ विच वुमेन, यानी कि 35 में से 5 डायरेक्ट महिलाओं को जा रही हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये 5 वैकेंसी हो गई। इसके आगे ग्रुप ऑफ पोस्ट या सर्विसेज, तो यहाँ पर ग्रुप बी का ये सर्विस रहेगा। अगर आप बात करें ग्रुप बी का रहेगा ये। पे मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो पे मैट्रिक्स यहाँ पर लेवल 9 रहेगा। अब ये लेवल 9 आपको कैसे जानना है? अब देखिए, आप ये मत सोचना कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सैलरी डिसाइड होगी। यहाँ पर आपका उड़ीसा स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से डिसाइड होगी सैलरी। उड़ीसा गवर्नमेंट जो लेवल 9 पर आपको जो सैलरी दे रही है ना, वो आपकी सैलरी रहेगी इस पोस्ट पर। सेम इसके अलावा ऑडिटर में ही आपका डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लेता हूँ। तो इसमें आपकी लेवल 9 की ही सैलरी है। और ये 2017 में बना दिया गया था इस सैलरी के रूल को। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। और देखिए, अब 2 में से भी एक वुमेन को दे दिए। कहीं तो 35 में से 5 दे रहे हैं और कहीं महिलाओं को 2 में से 1 दे रहे हैं। अब पता नहीं भाई ये कौन सा परसेंटेज डिसाइड करते हैं ये लोग, मेरे को इसमें नहीं पता कुछ भी। लेकिन महिलाओं को निराश नहीं होना इस चीज़ को देख के कि उनकी वैकेंसियाँ कम है, कहीं ना कहीं कहीं तो सही है, कहीं कम है। तो वो रिक्रूटमेंट जो होती है हर जगह एक्चुअल परसेंटेज डिवाइड करा नहीं भी जा सकता है, क्योंकि अलग अलग ऑफिसों की भी अलग अलग रिक्रूटमेंट या फिर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस वजह से अगर बात करें यहाँ पे लोकल फंड ऑडिट की, डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट उड़ीसा में, तो 119 वैकेंसियाँ हैं इसमें। और 39 वैकेंसी डायरेक्ट वुमेन्स को जाती हैं, यानी कि महिलाओं को चली जाती हैं। महिलाओं को छोड़ के बाकी आपका मेल और थर्ड जेंडर को चली जाएंगी बाकी बची हुई वैकेंसी। ये भी ग्रुप बी में रहेगा और इसमें भी आपका लेवल 9 का सैलरी रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि लेवल 9 का सैलरी क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे नोटिफिकेशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद आता है इंस्पेक्टर ऑफ टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्सटाइल में चाहिए उड़ीसा गवर्नमेंट को भुवनेश्वर में 4 लोग चाहिए, 2 महिलाएं चाहिए और 2 आपका या तो आप ट्रांसजेंडर हो या फिर आपका थर्ड जेंडर हो सकता है या फिर आपका मेल हो सकता है। जो भी यहाँ पर रहेगा आप देख सकते हैं, वुमेन को छोड़ के बाकी इसमें कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है जेंडरों के लिए। सब डिविजनल फाइनेंशियल सर्विस एंड सेविंग ऑफिसर के लिए ये भी आपका सेविंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट में जाएगा, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएगा आपका। और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में चला जाएगा ये वैकेंसी। तो आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 34,000 रुपये यहाँ पर सैलरी आ रही है आपकी लेवल 9 में। यानी गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो है लेवल 9 में आपको 34,000 से लेके 45,000 तक देती है। यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा यानी उड़ीसा आपके राज्य जो है उसके अंदर लेवल 9 पे आपको 44,900 रुपये मिलते हैं। यानी अगर आपको बताऊं, ये जो मैंने आपको भी जितनी भी पोस्ट बताई इन सब पे आपको 44 से 45,000 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे, कम से कम है ये। आगे इसमें आपके गवर्नमेंट जो भी अलावेंस होते हैं, फ़ायदे होते हैं, वो तो एक्स्ट्रा हैं, वो इसको अलग हटा के हैं, ये बात आप मान लेना। वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर की बात करता हूँ तो SC एंड ST डेवलपमेंट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया है। वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर यहाँ पर चाहिए जिसमें इनको 55 लोग चाहिए। 55 में से 18 इनको महिलाएं चाहिए और इनको ग्रुप बी में इसको रिक्रूटमेंट करनी है। और टोटल इसमें भी लेवल 9 का सैलरी 44,900 रुपये दे रहे हैं। इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाईज के लिए इनको फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर डिपार्टमेंट में चाहिए। 38 वैकेंसियाँ हैं टोटल और वुमेन्स के लिए 13 वैकेंसियाँ। समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। अब अगर यहाँ पे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे 30% महिलाएं कर दी गई हैं इस वाले में। तो हर जगह अलग अलग परसेंटेज है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो आप ये मत सोचना कहीं ज़्यादा करी कम करी, भाई किस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं। अब इसमें हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन ऑफिसर में आपको बता देता हूँ 4 वैकेंसी हैं। जूनियर अकाउंटेंट में 2 वैकेंसी हैं और जूनियर असिस्टेंट HOD के लिए यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आप देखिए जूनियर असिस्टेंट चाहिए इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ टाउन
प्लानिंग, ये उड़ीसा में ही रहेगी, इसमें भी 2 वैकेंसी, ये ग्रुप सी का होगा। बात करें ग्रुप सी में लेवल 4 का सैलरी दिया जाता है। लेवल 4 मतलब हो जाता है आपका 38,700 रुपये। ये आपका लेवल 4 है। उड़ीसा के अंदर लेवल 4 में यहाँ पर 38,700 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि अगर बात करें तो ग्रुप सी में सैलरी कम होगा, बी में ज़्यादा होगा। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ ग्रुप सी में ही, इसमें बहुत सारे जूनियर असिस्टेंट चाहिए इनको, मेनली हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए इनको डायरेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर, एचओडी। और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ में चाहिए। ये सारे आपके डिपार्टमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट के, अलग अलग जगहों पे आपको राज्य भर में मिल जाएंगे, वहाँ पर ये वैकेंसियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो टोटल यहाँ पर ख़त्म होती है 11 तरह की अलग अलग पोस्टें हैं। पोस्ट 11 हैं और वैकेंसियाँ 495 हैं, 495। और यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट के पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा तो वो आसानी से अपना फॉर्म भर सकेगा। उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं होगी उसको। एक इंटरनेट में तो फॉर्म चाहिए, इंटरनेट के बिना तो नहीं भर पाएगा। मोबाइल ईमेल आईडी रहेंगी तो वो फॉर्म भर सकेगा। दूसरा, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और साइन जैसी चीज़ें रेडी करनी पड़ेंगी, मार्कशीट जैसी चीज़ें रेडी करनी है तो वो फॉर्म भर सकेगा। तो आप समझ गए ये चीज़। Appointment will be only against one of the post carrying corresponding pay as indicated in the above table, and candidate need to give option for the post services and department before certificate verification after qualifying in the main written examination or any other time that। देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना। इस पॉइंट में ये बोला गया है आपको, इस रिक्रूटमेंट में होगा कैसे होगा ये, यहाँ पे आपका जो मेंस एग्जाम होगा, इस रिक्रूटमेंट का जो मेंस का एग्जाम होगा ना, उससे पहले नहीं, मेंस के एग्जाम के बाद। अब देखिए आपके एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपके पेपर्स चेक होते हैं, और तो पेपर चेक होने से पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से पहले आपको आपसे एक ऑप्शन भरवाया जाएगा। जैसे आप देखते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी यही कराता है आपका। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कंट्री लेवल पर कराता है आपका ये काम, सेम इसी रिक्रूटमेंट में, इसी पोस्ट पर, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिस में होती हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें ये होता है कि आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जो भी पास कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट देने से पहले ना यहाँ पर आपसे प्रेफरेंस भरवा ली जाती है। आपने आपने दोनों अपने मेंस के एग्ज़ाम दे दिए, आपने इस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दे दिया अच्छे से। अब आपको एक लिंक प्रोवाइड कराएंगे वो जैसे कि यहाँ पर OSSC प्रोवाइड कराएगा, और वो आपको कहेगा कि आप अपना प्रेफरेंस दीजिए कि आपको कौन से पोस्ट पर किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए। तो कैंडिडेट बोलेगा यार मेरे को तो इस वाले डिपार्टमेंट में भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही, ये 3-4 जगह ऐसी हैं जो मेरे एरिया वाइज पास पड़ती हैं, या फिर मेरा एग्ज़ाम इस पोस्ट के लिए बहुत बढ़िया गया था। तो ऐसे में आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे में आपको प्रेफरेंस देनी ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि आपको जब जॉब दी जाए तो आपके हिसाब से ही दी जाए कि आपको नहीं तो पहले प्रेफरेंस में दे दी, दूसरे प्रेफरेंस में दे दी, इस तरीके से। नहीं तो फिर वो बाद में अगर जगह नहीं होती तो फिर आपका कमीशन जो होता है वो खुद डिसाइड करता है। एग्जामिनेशन फीस की बता देता हूँ, फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट एज पर GA एंड PG। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे बोल दिया फॉर्म का फीस नहीं ले रहे, ये रेगुलर बेसिस पर रहेंगी। जो यहाँ पर पोस्ट आप देख रहे थे दोस्तों, ये सारी रेगुलर बेसिस है, मतलब कि रेगुलर काम रहेगा आपका, और उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होगी ये, और उसके हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर फीस, यहाँ पर बोला गया कि हम फीस नहीं ले रहे। बाकी ये कुछ पॉइंट है, कैंडिडेट चाहे तो इसको रीड कर सकता है। मैं अब देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या बोला गया। यहाँ पर अगर आपका ये रिक्रूटमेंट वैसे तो बड़ी ही है, क्योंकि ये जो 500 वैकेंसी आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये वैकेंसी कोई मामूली वैकेंसी नहीं है, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े पोस्टों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसीलिए आपको कहना चाहूँगा कि इन मल्टीपल बैचेज, मतलब एक से ज़्यादा शिफ्टों में, एक से ज़्यादा दिनों में एग्ज़ाम होता है कंडक्ट, ये देखते हुए कि फॉर्म ज़्यादा भर दिए गए हैं लोगों के द्वारा, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगेगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को यूज़ करके आपके स्कोर डिसाइड करे जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला होता है आपके मार्क्स सिर्फ आपके शिफ्ट के कंपैरिजन में जो रहेंगे वही आपको दिए जाएंगे। मतलब आपके जो नंबर आएंगे इस एग्ज़ाम में वो आपके शिफ्ट के समय जितने लोग इस एग्ज़ाम में बैठे उस हिसाब से रहेगा। और इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट रहेगा, ये आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर पे लिया जाएगा। तो इसके आगे मैं बढ़ता हूँ।
नो एडमिशन लेटर, यहाँ पर कोई एडमिशन, जो भी आपको एडमिशन लेटर किसको किसको कहा जाता है, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम जो होगा इस रिक्रूटमेंट का, उसमें उसमें आपको एडमिट कार्ड जो होते हैं आपके, जिसमें आपको लिखा होता है कि आपको एग्ज़ाम कहाँ देने जाना है, किस दिन देने जाना है, कितने बजे देने जाना है, किस जगह पर देने जाना है, तो वो जो लिखा होता है वो आपको कोई पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर टाइप का नहीं आने वाला है। ये आपको डायरेक्ट आपके ईमेल आईडी पर या फिर एसएमएस पर आपको इसमें बता दिया जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है, आप कमीशन के वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर लें। और अगर नहीं भी आता है, आपको एग्ज़ाम जैसे ही पता लगता है तो एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे। बाकी ये कुछ पॉइंट दिए गए, मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेन पॉइंट कवर करूँगा। अब कैटेगरी वाइज मैं वैकेंसियाँ बताता हूँ, मैंने आपको भी पोस्टें बताई थी, अब वैकेंसियाँ बताता हूँ। ऑडिटर की जो वैकेंसी थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, उसमें यूआर कैटेगरी वालों के लिए यानी कि अनरिजर्व वालों के लिए 21 वैकेंसियाँ हैं, उसमें से एक जो है महिला के लिए। अगर बात करें SEBC के लिए, तो SEBC के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। SC यानी कि स्केड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए 8 वैकेंसियाँ हैं, उसमें से 2 महिलाओं के लिए हैं। ST यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 वैकेंसियाँ हैं, उसमें से 2 महिलाओं के लिए, टोटल 35 और उसमें से 5 महिलाओं के लिए। ये मैंने पहले ही बताया था। सेम इस तरीके से आप समझ लेंगे अपने अपने कैटेगरी वाइज इस पूरे टेबल को। ये काफ़ी लंबा टेबल है। इसके बाद अगर बात करें SEBC मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, मतलब कि ऐसी क्लासेस से आ रही हैं, वो ऐसे कम्युनिटी से आ रहे हैं वो लोग जो सामाजिक तौर पर भी और एक शिक्षण तौर पर भी, मतलब कि वो पढ़े लिखे भी नहीं है और सामाजिक तौर पर भी वो एक बैकवर्ड क्लास में आते हैं, तो वो लोग SEBC में आते हैं। ये उड़ीसा राज्य में ये वाली कैटेगरी है, तो उसी हिसाब से रहेगी आपकी। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कह रहा था ना ऊपर की महिलाओं के अलावा वैकेंसियाँ जो है, देख सकते हैं आप ट्रांसजेंडर को यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसका मतलब ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। काफ़ी रिक्रूटमेंट में दिखाया ही नहीं जाता भाई, ट्रांसजेंडर को ले रहे नहीं, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर है उनको भी तो जॉब दो यार, उनका क्या होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए भी डाला गया है। दूसरा, स्पेशल कैटेगरी वैकेंसीज रिजर्व फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अब स्पेशल कैटेगरी में आपको कुछ बताता हूँ यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऑडिटर अंडर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उड़ीसा के कटक में हो रहा है, उसमें बोला गया है कि एक्स सर्विसमैन को, यानी कि वो लोग जो नेवी आर्मी फोर्सेस से आएंगे उसमें से 2 लोगों को मिल जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन खेलकूद, यानी कि आप खिलाड़ी रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक, तो आपको आपको यहाँ पर, और आपने अवार्ड जीते हैं कोई, तो आपको एक वैकेंसी आपकी होगी। टोटल डिसेबिलिटी वालों की भी एक वैकेंसी रहेगी इस पोस्ट के लिए। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो कि आपका हियरिंग इम्पेयर्ड और यहाँ पर हार्ड ऑफ हियरिंग वालों को इसमें लिया जाएगा इस पोस्ट के लिए। अगर बात करें ऑडिटर के ही लिए, सेम यहाँ पर लोकल फंड ऑडिट के अंदर, तो इसमें 4 वैकेंसी ESM के लिए हैं, ESM एक्स सर्विसमैन, फिर एक स्पोर्ट पर्सन के लिए, और बाकी आप इस तरीके से समझ लेंगे यहाँ पर, ये आप सबके लिए है। मेनली डिसेबिलिटी और भूतपूर्व सैनिक और साथ में खिलाड़ियों के लिए ये वैकेंसियाँ हैं। अब आप बात करें, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर लिखा था कैटेगरी 1 2, तो 1 का मतलब था विजुअली इम्पेयर्ड जिसको कम दिखता है। सेकंड कैटेगरी का मतलब है हेयरिंग इम्पेयर्ड जिसको सुनाई कम देता है, या फिर पार्शियली वो डीफ है। दूसरा कैटेगरी थर्ड था जिसमें आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी आती है, या फिर स्टिफ बैक और हिप्स, कैन नॉट सिट और स्टूप, जो नहीं कर पाता उसके लिए है। एसिड अटैक्ट विक्टिम के लिए भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया। फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट ये किसके लिए है? डिसेबिलिटी वालों के लिए है। जो भी डिसेबिलिटी में आ रहे हैं उनको बोला गया है कि वर्क परफॉर्म्ड बाय मैनिपुलेटिंग विद फिंगर्स, और आपको वर्क परफॉर्म्ड बाय हियरिंग एंड स्पीकिंग आनी चाहिए। दूसरा, सुनना और बोलना आना चाहिए। वर्क परफॉर्म बाय स्टैंडिंग, मतलब कि अगर मान लीजिए आपकी जो वैकेंसी आप जिस भी डिसेबिलिटी के बेस पर ले रहे हैं, उस डिसेबिलिटी को छोड़कर बाकी जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं वो आपके कंफर्म होने चाहिए, जैसे कि स्टैंडिंग, वॉकिंग, सीइंग, रीडिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेंगी। आप ध्यान रखिएगा, ये अगर फुलफिल नहीं रहेंगी तो आपकी वैकेंसी क्या, आपको जो है वो जॉब हो सकता है ना मिले। दूसरा यहाँ पर बता देता हूँ, स्क्राइब ये होता है, आप मान लीजिए आप उस डिसेबिलिटी में आ रहे हैं जो कि विद डिसेबिलिटी नॉट लेस देन, आपकी 40% से डिसेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए परसेंटेज वाइज ऑल ओवर देखें तो
तो वो लोग अपना स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं खुद का कमीशन की परमिशन लेकर। अब यहाँ पर स्क्राइब क्या होता है, स्क्राइब होता है मान लीजिए आप तो डिसेबिलिटी में आ रहे हैं लेकिन जॉब तो चाहिए आपको, तो ऐसे में आप दूसरे पर्सन को अरेंज कर सकते हैं अपने खुद के कॉस्ट पर, जो कि आपका एग्ज़ाम लिख दे या एग्ज़ाम कंप्यूटर पे दे दे। इसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्म भरना पड़ेगा जो मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ। तो ये पॉइंट रहेंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इस पर इंडिया में कहीं से भी, और कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और दिल्ली जैसे राज्यों से, यूनियन टेरिटरीज से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में किसी भी जगह रहते हैं ना दोस्तों, आप इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ। इफ़ मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ ना रहते हो, ये बात आप ध्यान रखें। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं। मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया, आपको आनी चाहिए, आपको लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए उड़िया लैंग्वेज, जो कि उड़ीसा राज्य की रीजनल लैंग्वेज है। क्योंकि वो लैंग्वेज वहाँ पर आपको अगर नहीं आएगी तो आपको वर्क करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, रीड कर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी फील्ड में हो सकती है, एंड हैव कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, सच एज प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल और वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, पीपीटी बनाना आना चाहिए। एज की बताऊं तो 21 से 38 वर्षीय लोग यानी कि 21 से 38 वाले अप्लाई करेंगे। 1 जनवरी 2023 तक आप अगर 38 के हुए हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 38 के नहीं हुए, मतलब 38 मैक्सिमम है दोस्तों। इससे ऊपर अगर आप चले गए इस डेट पर तो आप फॉर्म मत भरना, क्योंकि आपको जॉब ये नहीं मिलेगी। रही बात SC ST वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि उड़ीसा राज्य में रहते हैं और वो एक रिजर्वेशन कैटेगरी में है, तो उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे अपने फॉर्म भरने के लिए। 38 के बजाय उनका 43 हो जाएगा। डिसेबिलिटी वालों का 38 का बजाय 48 हो जाएगा। तो सबके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं, आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर सिंपल बोला गया है, किसी को भी कोई अलग से कुछ खास रिलैक्सेशन जैसे कि बोलें कि यहाँ पर ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ उड़ीसा वाले फॉर्म भरें, तो आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं इसको। और अगर इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा लोग तक पहुँचाइएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया जॉब है। इंडिया में जितने लोगों को इसकी जॉब की ज़रूरत हो वो अप्लाई कर सकेंगे, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। प्लान एंड पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन की बात करता हूँ। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, 3 स्टेज में होगा। पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा 150 मार्क्स का, और इसके बाद इसका सिलेबस आगे आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो प्रीलिम्स पास करेंगे वही मेंस का देंगे एग्ज़ाम। फिर मेंस के बाद आपका 3rd स्टेज होगा, वो भी आपको बता दूंगा। मेंस रिटर्न में आपका 200 नंबर का रहेगा, 2 पेपर होंगे, 2 पेपर्स 200 नंबर के हो जाएंगे। पहला पेपर लैंग्वेज का होगा जिसमें उड़िया और इंग्लिश दोनों ही आएंगे, और सेकंड पेपर जनरल स्टडीज़ का रहेगा। मैथमेटिक्स टेस्ट होगी इसमें आपके मेंस के एग्ज़ाम में, ये आपके ऑडिटर पोस्ट के लिए आएगी। मेंस के एग्जाम में मैथ्स जो आएगी आपकी सिर्फ ऑडिटर वाले पोस्टों के लिए आएगी। जो ऑडिटर पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैथ्स तो नहीं आने वाली। बात करें कैंडिडेट्स ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर द, जो ऑडिटर और इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाईज और जूनियर JA के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना जो लोग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका स्किल टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं मेंस और प्रीलिम्स एग्जाम दोनों ही आपके, एक तो उड़ीसा राज्य में हो रही है जॉब, तो इसीलिए उड़ीसा राज्य की तो लैंग्वेज रहेगी ही, रीजनल लैंग्वेज जो कि उड़िया है। दूसरा आपका यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी, एक्सेप्ट फॉर पेपर 1 ऑफ मेंस। मेंस का आपका पेपर 1 जो होगा वो लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, इस वजह से वो सिर्फ आपका एक ही लैंग्वेज में रहेगा। अब इसके बाद है कैंडिडेट सेल एक्सरसाइज हिज हर ऑप्शन फॉर मीडियम। कैंडिडेट अपना फॉर्म भरते समय ही चुन लेगा कि वो पूरा एग्जाम उड़िया में देगा या फिर इंग्लिश में देगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो आपका होगा, नंबरिंग 1.5 टाइम्स
ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज। मतलब कि अगर बात बताऊं यहाँ पर, तो आप अगर देखें तो 495 वैकेंसियां हैं, आप इसको 500 मान लीजिए अभी के लिए, तो इसका 1.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 750 ऑलमोस्ट। तो 740 या 750 लोग ही सिर्फ यहाँ पर बैठने वाले हैं सर्टिफिकेट वेरीफाई कराने के लिए। सर्टिफिकेट वेरीफाई एक आखिरी स्टेज होता है जो कि एग्जाम्स हो जाने के बाद जो भी पास कर लेते हैं जो भी लोग, उनका होता है ये चेक करने के लिए उन्होंने जो भी फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे और अपनी क्वालिफिकेशन और जो भी चीज़ें बताई थी वो सही है या नहीं। देन 20, देखिए क्या बोला गया, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इन एनी कैटेगरी इज लेस देन 20, देन कैंडिडेट नंबरिंग 2 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज एडवर्टाइज। तो ये भी लिखा हुआ है किसी कैटेगरी में, मान लीजिए कैटेगरी वाइज इन्होंने जो लिस्ट निकाली, मान लीजिए एससी से सिर्फ 20 से भी कम लोग यहाँ पर आए लिस्ट में मिले हमें इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो उसको डबल कर देंगे। तो जहाँ कमी रहेगी उसको बढ़ा देंगे, ये इन्होंने बोला है। बाकी आप यहाँ से ये पॉइंट रीड कर सकते हैं। बात कर लेता हूँ नेगेटिव मार्किंग की। तो इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर, 1/4 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में रहेगा रॉन्ग आंसर पे। देखिए अगर आज 4 ऑप्शन दिए एग्जाम में, अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे रॉन्ग आंसर पे। अगर 3 ऑप्शन है तो 0.33 मार्क्स काटे जाएंगे रॉन्ग आंसर पे। यहाँ पर राइट आंसर्स में से ये मार्क्स काटे जाते हैं, जो आपके मार्क्स एक्चुअल में आ रहे होते हैं ना, उसमें से काटा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपके रहेंगे। स्किल टेस्ट एज वेल मैथमेटिक टेस्ट के लिए रहेंगे, विल बी 50% ऑफ द टोटल। जैसे आपका स्किल टेस्ट जो होगा कंप्यूटर का और मैथमेटिक्स का जो टेस्ट होगा, उसमें जो जितने ही मार्क्स का वो हो रहा है ना, उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे इसमें, तभी आप आगे जाएंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो बाकी यहाँ कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्लेस एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बता देता हूँ। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो होगा पहले क्वार्टर का, पहले क्वार्टर 2024 में होगा, यानी कि आपका जनवरी से लेके मार्च तक के मंथ में पहला एग्ज़ाम हो रहा होगा प्रीलिम्स का इस जॉब का। और इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। डेट और टाइम और किस जगह पर होगा मेंस का एग्ज़ाम, वो आपको आगे बताया जाएगा। सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट जो भी चेक होंगे उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट बहुत लोगों का कॉमन डाउट होता है। कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट, जो भी आपके मेंस में मार्क्स आएंगे। देखिए यहाँ पे आपके जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा मेंस का, उसमें जो भी आपके मार्क्स आते हैं उसके बेस पर कैटेगरी जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे कि कौन जॉब लेगा, वो इस वाले पर रहेगी। तो आप सारा फोकस अपना मेंस के एग्ज़ाम पर डाल सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से यहाँ पर जॉब मिल जाए। यहाँ कुछ पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके। देखिए यहाँ पे OMR करके कुछ दिया गया था, इसको रीड करना चाहूँगा मैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं, माला इनको भी अभी कंफर्म नहीं है OMR में लेंगे या फिर कंप्यूटर में एग्ज़ाम लेंगे। ये कह रहे हैं हम जैसे भी एग्ज़ाम लें उसी का प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ भी देखिए एक्चुअल में नहीं बताया गया। ये एनेक्सर है, इसको आप देख सकते हैं फॉर्म भरना कैसे है। हाउ टू अप्लाई में वही बताया गया है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी ना जब फॉर्म भरते में, तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा आप वीडियो जाके देखिए, उसमें बताया गया है कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं और कैसे आप डॉक्यूमेंट के साइज़ को कंप्रेस या रिड्यूस करते हैं, उनको फॉर्मेट JPG से JPEG, PG या फिर आपका PNG, PDF जैसे चीज़ें कैसे करते हैं।
अब मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगा। सबसे पहले सिलेबस रिटर्न एग्जाम का जो रहेगा प्रीलिम्स का, वो अर्थमेटिक होगी मैथ्स में 10th लेवल की। डेटा इंटरप्रिटेशन होगा जिसमें आपका चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी जैसी चीज़ें आएंगी। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी ये सब आएगा। करंट इवेंट्स आएंगे नेशनल के और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड। फिर कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस आएगा। इसके अलावा मेंस के सिलेबस की बात करूँ तो पेपर 1 होगा जो उसमें लैंग्वेज रहेगी उड़िया और इंग्लिश दोनों का। उड़िया लैंग्वेज 10वीं लेवल की रहेगी और इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगी वो 12वीं लेवल की होगी। और प्रिसाइज राइटिंग में आप उड़िया एज वेल एज इंग्लिश करेंगे। यूजेस एंड वोकेबलरी रहेगी और ट्रांसलेशन रहेगा फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया एंड वाइस वर्सा। मतलब आपको इंग्लिश से उड़िया और उड़िया से इंग्लिश करना आना चाहिए। तो आप ये समझिए, आप दूसरे राज्य में रहते हैं, मान लीजिए उड़िया नहीं आती तो उड़िया सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ आएगी, उससे रिलेटेड आपका इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन और बजट, इंडियन बजट कैसे बनाया जाता है वो सब आएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस विंडो, वर्ड प्रोसेसिंग, स्पेयर्ड सीट, डेटाबेस, ये सारी चीज़ें आएंगी, आप इसको देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस में अलजेब्रा आ रहा है, मेंसुरेशन आएगा और ऑल सेकेंडरी स्कूल लेवल तक का आएगा। अब एनेक्सर डी क्या है, ये गैजेट की तरफ से एक नोटिस है, इसको आप देखना चाहें। ये हमारा कुछ ज़्यादा कुछ खास काम का होगा नहीं, जो होगा हम उसको डिस्कस कर लेंगे इसमें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया था कितने स्टेज में हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखिए ये टेबल काम की इतनी है नहीं, इसको भी ऐसे ही छोड़ते जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ, देखिए वही सेम है, प्रीलिम्स का सिलेबस दोबारा दे दिया है यहाँ पे। ये गैजेट में डाला गया, आपके देखेंगे उड़ीसा के जो गैजेट है, जैसे कि ऑल इंडिया गैजेट भी बनता है और स्टेट का भी बनता है, तो ये स्टेट रिक्रूटमेंट है तो स्टेट का बनेगा यहाँ पे गैजेट। और इस गैजेट में गैजेट हो जाता है, एक फाइल होता है, एक राजपत्र उसको कहते हैं, मतलब कि आपका ये फाइनल हो जाते हैं, रूल्स बन गए हैं, अब इस तरीके से रिक्रूटमेंट होगी, ऐसे ऐसे होगा इस वाले जॉब के लिए, तो उसको गैजेट में डाल दिया जाता है। एक फाइल होता है जिसका नाम रख दिया जाता है गैजेट, तो उसको यहाँ पर गैजेट उड़ीसा का नाम दिया गया है। और क्योंकि ये उड़ीसा राज्य में रह रही है जॉब, इस वजह से तो आपको ज़्यादा इसमें नहीं जाना डीप में, भाई ये क्या है गैजेट और ये सब, ये ज़्यादा समझने का आपका है नहीं। ये सारे आपके थे कुछ। अब मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा इस जॉब के बारे में। अब लिंक आपको प्रोवाइडेड रहेंगे जब वो आ जाएंगे, तो आप इसमें इस जॉब पर किसी भी राज्य से इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म का फीस नहीं है और एक गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी की बात बताऊं तो यहाँ पर 35,000, 44,000, 40,000, 45,000 जैसी सैलरियाँ मिल रही हैं। और बाकी सरकारी जॉब पर जो फ़ायदे होंगे जैसे कि डियरनेस अलावेंस या फिर जो भी आपको फ़ायदे दिए जाते हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। लिखा नहीं था, मेंशन एक्चुअल में था नहीं, या था तो हमने उस पॉइंट को स्किप कर दिया होगा, लेकिन आपको मिलते हैं। अगर आप देखें तो यार एक आप ऑडिटर की जॉब पर हैं तो ये सारे फ़ायदे तो मिलने ही हैं, और एक गवर्नमेंट जॉब है, तो इस वजह से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। तो जो भी एप्लीकेबल होता है इस पे जाए, अप्लाई करे, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर अपना शेयर करके बताए, कमेंट करे, और इसके साथ साथ इस वीडियो को, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाए जिसको भी जॉब की ज़रूरत है, खासकर गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है। दूसरा आपसे ये कहूँगा कि आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक ऐसे रहें या ऐसे हों जिस पे आपको वीडियो चाहिए। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।